ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद फेब मार्च 2022 पेपर 3 वेरिएंट 2। दिस इज 32 पेपर 3 वेरिएंट 2। अब मार्च का पेपर नॉर्मली इंडिया में आता है, ठीक है, और वहाँ पर एक ही वेरिएंट होता है विच इज 2। सही है। क्वेश्चन नंबर 1, what can be deduced about an economy where no one can be made better off without making someone else worse off? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप किसी को बेहतर नहीं कर सकते विदाउट मेकिंग द अदर वर्स ऑफ। इसका मतलब वी आर ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी, राइट? सही है, वी आर ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी, क्योंकि अगर लेट से मैं कहता हूँ कि मैं ऑन द पीपीसी इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूँ। अब आई कैन नॉट मेक एक्स बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग वाई वर्स ऑफ, बिकॉज अगर आप एक्स को बढ़ाओगे तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो वाई को तो आप कम करोगे। ये कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है कि आपने जो है वो सक्सेसफुली परेटो ऑप्टिमैलिटी या परेटो एफिशिएंसी अचीव कर ली है। सही है। अब परेटो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, अचीव होने का मतलब ये होता है कि यू हैव सक्सेसफुली यूज्ड ऑल योर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है, देयर आर नो अनयूज्ड रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को मैंने एफिशिएंटली एलोकेट किया। क्लियर है? तो फर्म सक्सीड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, ये तो एमसी इक्वल्स टू एमआर होता है और यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन कॉजेज नो एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट्स। अगर ये मुझे कहता ना प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो कुछ हद तक मैं कह सकता था हाँ यार पीपीसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, पर ये भी नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज परफेक्टली इक्वल, नहीं हो सकता। द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर एलोकेटेड एफिशिएंटली, तो डी इज द राइट आंसर। अब इस चीज को आप समझो, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑन द पीपीसी ऑपरेट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैंने एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव कर ली है। सही है, क्योंकि कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे एलोकेटिव एफिशिएंसी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने परेटो एफिशिएंसी अचीव कर ली और मैं पीपीसी के ऊपर आ गया हूं तो लाजमी तौर पे ये वो पॉइंट होगा जो एमसी इज इक्वल टू एआर भी होगा, जहां पर मेरी एलोकेटिव एफिशिएंसी भी अचीव हो जाएगी। तो इस सवाल में ना स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग है डी वाली। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि हम एमसी इज इक्वल टू एआर पे आ गए। ये इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अपने करंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं सारे, ये मतलब है इसका। मैंने सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट किया हुआ है। सही है, और मैंने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया है। दिस स्टेटमेंट डज नॉट मीन कि आप एमसी इज इक्वल टू एआर पे आ गए हो। ये सवाल थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग इस सेंस में है कि ऑल्दो मैं पीपीसी के ऊपर हूं, पर आपको शायद याद हो कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी आर प्रोडक्टिव एफिशिएंट। हर पॉइंट पे एटीसी मिनिमम पे होता है, पर इनमें से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव होगी, विच इज एमसी इज इक्वल टू एमआर, एमसी इज इक्वल टू एआर। ठीक है, तो परेटो एफिशिएंसी अचीव, देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि परेटो एफिशिएंसी अचीव हो रही है। मैंने बताया था ना, परेटो इंप्रूवमेंट एंड परेटो अचीवमेंट। परेटो अचीवमेंट का मतलब होता है यू आर ऑन द पीपीसी व्हेन यू कैन नॉट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्स ऑफ। और परेटो इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? मेकिंग समवन बेटर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आ गया, मेकिंग समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर एल्स वर्स ऑफ। ठीक है, मेकिंग समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्ड्स ऑफ। अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ ये भी परेटो इंप्रूवमेंट है, अगर मैं ऊपर जाता हूँ ये भी परेटो इंप्रूवमेंट है, मतलब एक को बढ़ाया दूसरा अपनी जगह पे है। अब इस सवाल में कह रहा है कि यू कैन नॉट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर वर्ड्स ऑफ, इसका मतलब आप ऑन द पीपीसी हो। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव कर ली है, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है। और इस लाइन का भी स्पेसिफिकली ये मतलब नहीं है कि तुम एमसी इक्वल टू एआर पे आ गए हो। सही है, तो वन का आंसर डी है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉट ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी आर एलोकेटिव, ओनली वन पॉइंट इज एलोकेटिव। कह रहे वो मसला। नॉर्मली शुरू के एक दो एमसीक्यूज जो है ना वो यही होते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू सोशल बेनिफिट्स? नाउ social benefits of is made up of two things. One is private benefit and the other is external benefit, right? The amount that the government spends on social security benefits, no. The benefit gained by society from the total government spending, no. The benefit to the third parties from household consumption, ये external benefit होता है। The private and external benefit from household consumption of a good, D is the right answer. Private भी आ रहा है, external भी आ रहा है, तो question 2 का answer will be D. Question number 3, the diagram shows the average cost, marginal cost, average revenue and marginal revenue for a monopoly. At which point will allocative efficiency be achieved? तो allocative efficiency का achieve होती है when MC is equals to AR. So this is my MC, this is my AR, this is the point where they are equal, तो D is the right answer. सही है मसला। और अगर आप नोट करो, इसकी एवरेज टोटल कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसको थ्रू आउट द रेंज इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल मोनोपोली। सही है।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता था भाई? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मतलब जब हम यहाँ पर एमयू लिखते थे और यहाँ पर यूनिट्स लिखते थे तो मैंने आपको बताया था ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डिमांड की इक्वली होती है। तो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ओनली चेंज व्हेन द स्पेंडिंग पावर इंक्रीजेस, नो एक्स्ट्रा यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट। जब आप एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते जाते हो तो आपकी एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होते जाती है। देखो ये लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी गेन विल कीप फॉलिंग एज यू कंज्यूम मोर। तो बी इज द राइट आंसर। Satisfaction of consuming one more unit of good is greater than the loss of the money spent. No. Total utility gained from buying more and more units of a good will continue to increase indefinitely. No. क्योंकि जिधर मेरा MU नेगेटिव हो गया वहां पर मेरा total utility will start to fall. So not always TU will rise. So question number 4 का answer will be B. Question number 5, XY is the budget line. ठीक है भाई, तो बजट लाइन क्या शो करता है? द एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। बजट लाइन की स्लोप क्या होती है? PX over PY। तो ये रेशियो ऑफ प्राइसेस दिखा रहा होता है मुझे। Which changes could leave the position of the XY unchanged। अच्छा भाई, अब position of the XY unchanged ना दो सिनेरियोस में होगी। मैं आपको दोनों सिनेरियोस बता रहा हूँ। पहला सिनेरियो क्या है? इसने मुझे इनकम दी हुई है और दोनों गुड की प्राइसेस दी हुई है। मैं आपको पहले खुद से समझा रहा हूँ। दो सिनेरियोस हैं जहां पर द बजट लाइन विल रिमेन अनचेंज्ड। सुनना जरा। पहला सिनेरियो ये है कि इनकम डिक्रीज हो रही है। जब इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन अंदर की तरफ आ जाएगा क्योंकि दोनों गुड्स की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा ही है। और प्राइस ऑफ M डिक्रीज, प्राइस ऑफ N डिक्रीज। जब दोनों गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो दोनों गुड्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप वापस अपनी जगह पे आ जाओगे। समझ आया? पहला सिनेरियो क्लियर है? ये फर्स्ट सिनेरियो है। इससे आपका बजट लाइन जो है वो इनवर्ड आएगा, पर इन दोनों से वापसी फिर बजट लाइन आपका राइट वर्ड चले जाएगा। ये पहला सिनेरियो क्लियर है? कोई मसला है? दूसरा सिनेरियो सुनना जरा। दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। अब मैं ये मिटा रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। अब इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बजट लाइन बाहर की तरफ आ जाएगा। और साथ में जो प्राइस ऑफ M है एंड प्राइस ऑफ N है वो दोनों इंक्रीज हो जाए। क्योंकि जब वो दोनों इंक्रीज हो जाएंगी ना तो तुम वापस अंदर आ जाओगे क्योंकि दोनों की अफोर्डेबिलिटी वापसी कम हो गई। इसका मतलब इनकम के बढ़ने से बजट लाइन विल गो आउटवर्ड, बट इन प्राइस के बढ़ने से बजट लाइन विल कम इनवर्ड। तो दीज आर द टू सिनेरियोज वेयर द बजट लाइन विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, या आप कह सकते हो इट कुड लीव द पोजीशन ऑफ XY अनचेंज्ड। ठीक है, तो मेरे पास दोनों में से कौन सा ऑप्शन मुझे इसने दिया हुआ है? अब देखो, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता तो ये इंक्रीज बोल रहा है। सही है, मैंने स्पेशली आपको बता देता हूँ करके। चलो, ये इंक्रीज बोल रहा है, ये नहीं हो सकता। ये दोनों इंक्रीज हैं तो ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो देखो डी आंसर हो, या तो फिर डिक्रीज 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 वाला आंसर हो। फिर ये चीज कोई मसला? Question number 6. The diagram shows an indifference curve map and two budget lines when the consumer budget line shifts from BL1 to BL2। अब BL1 से BL2 अगर हम जा रहे हैं तो बाहर की तरफ शिफ्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? और एक और चीज आप नोटिस करो, दोनों गुड्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। तो दोनों गुड्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है तो ये एक साफ, और आपको याद है बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कब होता था? नॉर्मली जब इनकम बढ़ती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना। दोनों गुड्स की प्राइस कम हो जाना थोड़ा अनरियलिस्टिक होता है। बेहतर ये है कि दोनों गुड्स की इनकम बढ़ी है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि दोनों गुड्स की इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि नॉर्मली यही होता है। तो मैं ये मतलब दोनों गुड्स की इनकम नहीं बढ़ रही, जनरली कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो इसकी भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, इसकी भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। कंजम्पशन चेंजेस फ्रॉम W to Z। अब पहले मैं W पे था तो ये Y था और ये X था। अब मैं Z पे आ गया तो ये Y1 हो गया, ये X1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो पहले के मुकाबले में जो गुड वाई की डिमांड थी, जो गुड वाई की डिमांड थी वो कम हो गई, और जो गुड एक्स की डिमांड थी वो बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम और डिमांड का यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो गुड वाई विल बी एन इंफीरियर गुड, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है।
और यहाँ पर इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो दिस विल बी अ नॉर्मल गुड। तो मेरा आंसर क्या होगा? what do these changes indicate about the nature of good x and y? तो good x is a normal good while good y is an inferior good। समझ आया? अच्छी बात है, कोई सवाल? सही है। तो इनिशियली मैं W पे था, तो Y इतना था, X इतना था। जब मेरी इनकम बढ़ी और बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो Y कम हो गया, X बढ़ गया। इसका मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड फॉर गुड बाय कम हो रही है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड का, तो इट इज एन इंफीरियर गुड। और जब इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो इट इज अ नॉर्मल गुड। तो गुड वाई इज एन इंफीरियर गुड, गुड एक्स इज अ नॉर्मल गुड। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। स्मॉल फार्मर्स सप्लाई ऑल देयर राइस प्रोडक्शन टू अ सिंगल बायर। एक मार्केट में सिंगल बायर है। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द मार्केट स्ट्रक्चर? ऐसी कौन सी मार्केट होती है जहां पर सिंगल बायर होता है? सिंगल बायर, सिंगल सेलर नहीं बोल रहा। मेजोरिटी बच्चे मोनोपोली बोल देंगे। मोनोपोली इज नॉट अ सिंगल बायर, मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर। सिंगल बायर कब होता है? सिंगल बायर को बोलते हैं मोनोप्सनी। याद है उसमें पढ़ा था, लेबर मार्केट में पढ़ा था। लेबर मार्केट में मोनोप्सनी होती है, जो कि सिंगल बायर ऑफ लेबर होती है। तो यहाँ पर सिंगल बायर है, जो कि सारी प्रोडक्शन एक, आप किसी भी सिनेरियो में अगर सिंगल बायर हो, तो आपका मतलब आप एक मोनोप्सनी हो। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर मेजोरिटी बच्चे मोनोपोली कर देंगे, पर मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर, नॉट अ सिंगल बायर। सही है। तो मसला, और मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन तो हो ही नहीं सकते यहाँ पर। तो देयर आर टू मैनी सेलर्स। अगेन बायर की बात नहीं होती उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। A firm operating in an perfectly competitive market decides to change its objective from sales revenue maximization, तो sales revenue maximization क्या होता है? MR0, to sales volume maximization subject to normal profit। याद है? ये पूरा डायलॉग होता है। तो दिस इज वेयर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। मतलब अगर मैं आपको ग्राफिकली भी दिखाऊं, तो दिस इज प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, दिस इज क्वांटिटी, डिमांड इज इक्वल्स टू AR MR, ये MC है, ये ATC है। ठीक है। तो इनिशियली मैं था यहाँ पे, दैट इज MR0। अब MR0 पे आप देख लो, मेरी प्राइस ये थी। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये MR0 है। ठीक है, दिस इज MR0। यहीं से मैंने क्वांटिटी निकाली, ऊपर की तरफ प्राइस निकल गई। नाउ दिस इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो दिस इज सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन। तो जब मैं जा रहा हूँ फ्रॉम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब मेरी प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। ऐसा ही हो रहा है, प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। तो why might it have decided to do this? To increase short term profits? No, obviously अगर आप मजीद प्राइस कम कर रहे हो, तो प्रॉफिट्स का ऑब्जेक्टिव तो आपका नहीं है यहाँ पे। मैक्सिमाइज शॉर्ट रन मार्केट शेयर, यस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा माल बेचोगे तो मार्केट शेयर बढ़ेगा। मिनिमाइज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, नो, क्योंकि अगर आपको अपनी शॉर्ट रन कॉस्ट को मिनिमाइज करनी होती ना, तो आप एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम पे ऑपरेट कर रहे होते, विच इज प्रोडक्टिव एफिशिएंट। सही है। मतलब बेसिकली फिर आप जो है ना, फिर आप यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, अगर आपको अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करनी होती, ये रेड वाले पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं आप। क्लियर है? कोई मसला? और यहाँ तो उल्टा, आप जब इधर ऑपरेट कर रहे हो, तो कॉस्ट तो आपकी उल्टा बढ़ रही है, तो आपका कॉस्ट कम करने का तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था ही नहीं। कोई मसला? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसका आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 का B हुआ। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9। The diagram shows the marginal cost, average cost, marginal revenue and average revenue curves of a profit maximizing monopolistically competitive firm। तो मोनोपोलिस्टिक कंपैरेटिव फर्म जो है, वो नॉर्मली स्मॉल फर्म्स होती हैं, वेयर देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन। तो 30 to 40 स्मॉल फर्म्स होती हैं। और ये एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर बैरियर्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, या बैरियर्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं टू एंट्री एंड एग्जिट। तो इजी एंट्री एग्जिट होता है, इतना जीरो नहीं होते, बट इजी एंट्री एग्जिट होता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का मतलब है MC=MR पे ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब वो इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ से उसकी क्वांटिटी निकल ली है।
ये इसकी प्राइस है, ये इसकी कॉस्ट है। तो दिस इज प्राइस, दिस इज कॉस्ट, तो दिस इज एब नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो करंटली जो है शॉर्ट रन में एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। सही है। अब मुझे एक बहुत सिंपल सी बात अगर हम यहाँ देखें तो इसे क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन इट्स प्रॉफिट। अब ये सुपर नॉर्मल एब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, वी नो दिस क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड दिस, ऑलराइट। And assuming no market growth, what is likely to happen to the demand for the firm's output in the long run? अब long run में एक बात तो clear है कि monopolistic competition है, there are weak barriers, there are low barriers, and if you are earning abnormal or supernormal profit in the short run, this means that more firms will enter in the long run. सही है, लॉन्ग रन में और फर्म्स एंटर होंगी क्योंकि वो देखेंगे कि यार ये तो इनको चमक देखेगी, बोलेंगे यार ये तो इतना सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस मार्केट में घुसने की करते हैं। अब जब ये लॉन्ग रन में इस मार्केट में फर्म्स एंटर होना स्टार्ट होंगी, जब लॉन्ग रन में फर्म्स एंटर होना स्टार्ट होंगी, तो मेरा ऑप्शन कौन सा बन गया, अदर फर्म्स एंटर द मार्केट, अदर फर्म्स एंटर द मार्केट। एग्जिट का यहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि इफ यू आर करेंटली अर्निंग सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट यू वोंट एग्जिट द मार्केट इन द लॉन्ग रन। तो सी और डी तो नहीं हो सकते। अब सवाल है ए और बी से। ए में कह रहा है द फर्म्स डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, यस। व्हाई? बिकॉज जब और फर्म्स मार्केट में एंटर होंगी तो मार्केट शेयर डिवाइड होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड शायद कम हो जाए। डिमांड कब राइट पे शिफ्ट तो नहीं हो सकता आपका, आपकी डिमांड उल्टा कम होगी क्योंकि आपके सामने कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। सही है? तो ए आंसर होगा इसका। तो मसला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बना के दिया हुआ है? A monopoly firm is producing output OT। तो आउटपुट OT है, OT पे ऑपरेट करने का मतलब है कि दिस इज। अब AR जो है ओरिजिनल जो है वो डिमांड की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मेरी करंट प्राइस है, मेरी करंट कॉस्ट अभी जाहिर सी बात है ये होगी, तो मैं यहाँ से अपनी कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ, दिस इज माई कॉस्ट। क्लियर है? चलो कॉस्ट अभी नहीं निकालता, 2 मिनट रुक जाओ। ये मेरी करंट आउटपुट। और अगर आप एक चीज और नोटिस करो तो दे आर ऑपरेटिंग एट MC इक्वल्स टू MR, राइट। अच्छा, मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट जिसने लिखा हुआ अभी, देखो मैं पूरा पढ़ता नहीं हूँ। दे आर द फर्म इज ऑपरेटिंग एट आउटपुट OT एंड सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट OW, देयर बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये करंटली ऑपरेट तो MC इक्वल्स टू MR पे ही कर रहा है। सही है। अब इसने लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द फर्म्स ऑपरेशन जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड सो गिव्स देम द फर्म अ सब्सिडी। अब सब सब्सिडी मिल रही है तो मेरी एवरेज कॉस्ट अब ये हो गई है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरी आफ्टर सब्सिडी एवरेज कॉस्ट अगर ये हो गई है, आगे कह रहा है अज्यूमिंग दैट द फर्म कंटिन्यूज टू सीक मैक्सिमम प्रॉफिट, अभी भी अगर वो अपने MC और MR को इक्वल कर रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट। पर यहाँ पर आपको सबसे सबसे पहले ये कंक्लूड करना है कि आफ्टर सब्सिडी की MC भी यही रहेगी कि वो भी राइट पर शिफ्ट होगी। जिस तरह एवरेज कॉस्ट कम हुई है, क्या उस तरह MC भी कम होगी कि नहीं होगी, यस और नो। ये डिटरमिन करना है सबसे पहले। अगर आपने ये डिटरमिन कर लिया फिर आपसे सवाल हो जाएगा। इफ एवरेज कॉस्ट इज शिफ्टिंग टू द राइट ड्यू टू सब्सिडी और वो कम हो रही है, तो क्या मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड करना है आपने सबसे पहले तो। बताओ बेटा बताओ, सोचो। ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगी ना, अगर एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो मैं मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगी। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, दिस विल बी बाय मार्जिनल कॉस्ट। और अब अगर मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता हूँ तो मैं शायद यहाँ पर ऑपरेट करूंगा, तो देखो मेरा आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा और पहले के मुकाबले में मेरी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब आई विल नॉट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एट OT। द फर्म इंक्रीजेस प्रोडक्शन अबव OT, यस, क्योंकि देखो मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा MCG को हमारा आगे की तरफ आ रहा है। रिड्यूसेस तो नहीं होगा, एंड रिड्यूसेस प्राइस, देखो प्राइस भी रिड्यूस हो रही, तो सी इज द राइट आंसर। समझ आया तेरे ये चीज?
Question number 11. In many developed economies, large and small firms often exist side by side in the same industry. What is the most likely to explain the survival of the small firms? Why are small firms surviving? They each offer a much wider range of products. No, only large firms offer this. They have a higher minimum efficient to scale. इसका मतलब आपका आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा है, ये भी सिर्फ लार्ज वाले का होता है। मिनिमम एफिशिएंट स्केल वो पॉइंट होता है ना जहाँ पर आपकी कॉस्ट सबसे लोएस्ट होती है, और हायर का मतलब है बहुत बड़ा आउटपुट बनाना पड़ रहा है, तब जाके आपकी एमईएस कम हो रही है। They pay much higher wages to their staff. Again, this is done by the large firms. They provide a more personal level of consumer surplus. Yes, this is the reason small firms can compete with large firms. Okay, so D is the right answer. It's very simple. It's MCQ. Question number 12. What is generally associated with the principal agent problem? The principal are the shareholders, agent are the directors or the managers of the firm. Principal agent problem hota hai conflict of interest, divorce between ownership and control. ओनर्स कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके हमें डिविडेंड खिलाओ, सही है। कंट्रोल मैनेजर डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, उनको ऑब्जेक्टिव ग्रोथ का होता है। वो कहते हैं कि यार बिजनेस ग्रो होगा तो हमारी सैलरी, हमारे बोनस, हमारे कमीशन बढ़ेंगे। तो डायरेक्टर्स, व्हाट इज जनरली एसोसिएटेड, तो डायरेक्टर्स प्रेफर कंपनी ग्रोथ टू ग्रेटर शेयर होल्डर डिविडेंड, सो ए इज द राइट आंसर। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रोल एंड द ओनरशिप। Managers ignore workers' concern about safety in the workplace. Shareholders determine the price of the products. No. इससे तो कोई प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर वेरी हैप्पीली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाएंगे। वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट मैनेजर्स रीऑर्गेनाइजेशन प्लान, दिस इज आल्सो नॉट द राइट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर, जिसका डायरेक्टर्स प्रेफर ग्रोथ टू ग्रेटर शेयर होल्डर डिविडेंड। सही है। एनी इश्यूज? Question number 13. A government wishes to reduce the negative externalities caused by the use of coal. तो external cost मुझे कम करने हैं. Which policy should the government use? Impose an indirect tax on the production of hydroelectric power? No, the government should subsidize hydroelectric power क्योंकि हम वहाँ पर switch हो जाओ. Increase income tax? No, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका. Remove any restrictions on coal production. This will increase the problem. Subsidize the wind powered electricity production? Yes. इससे क्या होगा कि coal की production जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। इससे तो उल्टा कोल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सही है तो मसला। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ द नज थ्योरी? तो नज थ्योरी का वही मतलब है, व्हेन यू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू पीपल, यू नज पीपल, यू पोक पीपल, you try to change their behavior. A subsidy is not a nudge, unit tax is not a nudge, ban is not a nudge. D is the right answer. Putting fresh food at eye level in shops to increase demand. मतलब दुकान, आप जब किसी सुपरमार्केट में जाओगे तो फ्रेश फूड आपको सबसे पहले दिखेगा, एक अट्रैक्टिव वे में दिखेगा, तो यू विल बी पोक्ड। सही है। एक आपको जबरदस्ती एक चीज दिखाई जा रही है, आपका बिहेवियर ऑल्टर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचने के लिए सुपरमार्केट्स ने क्या करा था कि उनको फ्रंट पे रखा था। जैसे कोला नेक्स्ट को फ्रंट पे रख दिया, पेप्सी को पीछे रख दिया। अब जब कोई चीज फ्रंट पे होती है और दूसरी चीजें पीछे होती है ना, तो यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स वो चीज जो कि फ्रंट पे। आपके दिमाग में सबसे पहले चीज ये आती है कि ज्यादा ये बिक रही है, तभी ये फ्रंट पे इसको खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह बिहेवियर चेंज किए जाते हैं लोगों के। तो 14 का आंसर इज डी। Question number 15. When is the policy of income redistribution from rich people to poor people most appropriate? कह रहा है कि भाई इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रिच टू पुअर आपको करना है, तो कौन सी पॉलिसी मोस्ट अप्रोप्रिएट है? व्हेन कंट्रोल ऑफ डिमांड फॉर इन्फ्लेशन इज द प्रायोरिटी, इससे आपकी इक्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। आप मतलब व्हेन इक्वालिटी इज वैल्यूड मोर हाईली देन एफिशिएंसी, यस ऑब्वियसली, मतलब इस ऑप्शन में क्लियरली ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ही इक्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही है कि आपको बेसिकली इनइक्वालिटी जो है ना वो कम करनी है। When monetary reward is the best incentive to risk taking, no. When the rich have higher marginal utility curves than the poor, no. B is pretty straightforward, जहाँ पर वो खुद कह रहा है कि यार हमारा इक्वालिटी का जो एम है ना वो बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड है देन एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव होगा ना, फिर तो अमीर और अमीर होता जाएगा। याद है, ट्रेड ऑफ्स होते हैं। Question number 16. Which diagram correctly shows the relationship between the average product and the marginal product of product, that given that quantities of other factors production remain constant?
तो बेसिकली शॉर्ट रन वाला सिनेरियो की ये बात कर रहा है। बी इज द राइट आंसर। अगर आपको याद हो, हम एमपी ऐसे बनाते हैं, फिर आपका एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर याद है ऐसे बनता है, व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी राइजेस, व्हेन एमपी इज लोअर देन एपी, एपी फॉल्स, और जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपीएल। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये। बस फर्क ये है कि इसने यहाँ ओरिजिन से बनाया हुआ ना, तो कंफ्यूज कर रहा है ये, वरना नॉर्मली हम ऐसे बनाते थे, याद है। ये गलत है, यहाँ पर इसने एपी यहाँ एमपी लिखा हुआ, तो गलत है ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये तो एमसी और एसी वाले ग्राफ होते हैं, एबीसी वाले इस तरह का होता है, और ये तो कुछ अजीब सा ही बनाया हुआ है। तो 16 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 17, वेजेस इन इंडस्ट्री एक्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडस्ट्री वाई। तो इसका मतलब इंडस्ट्री एक्स में वेजेस ज्यादा हैं और इंडस्ट्री वाई में वेजेस कम है। What could explain this difference? Workers in industry are highly mobile. If they are highly mobile, तो इनकी wages ज्यादा होनी चाहिए थी, तो this is not the answer. Trade union organization industry wise relatively strong. If the trade union is strong, तो Y में जाहिर है again wages ज्यादा होनी चाहिए थी. Industries X and Y compete with each other for workers, तो फिर why there is a differential. Industry Y has non-monetary advantages, yes. भाई वहां पर नॉन मॉनेटरी एडवांटेजेस ज्यादा होंगे, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिवॉर्ड कम है। क्या पता भाई पैसे कम हो पर गाड़ी दी हुई है, हेल्थ दी हुई है, घर दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बोथ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जब आपका रियल जीडीपी जो है वो बढ़ता है। इन विच सिचुएशन वुड लिविंग स्टैंडर्ड्स बी जज्ड टू हैव डेफिनेटली इंक्रीज्ड। As countries become industrialized, economic growth has led to a fall in the hours worked. Yes, इससे जो है वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स का बेसिकली मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जाहिर है जब आपके शॉर्टर वर्किंग आवर्स होंगे ना, तो इससे आपका स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और साथ में देखो रियल इनकम भी बढ़ रही है, तो दिस इज द राइट आंसर। बिकॉज आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, यू विल हैव मोर लेजर टाइम। China had a huge rise in the real GDP per head in the last, but there was a decrease in the air quality. Air quality कम होगी तो एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इससे जो है वो आपकी हेल्थ कम होगी। दिस इज नॉट द राइट आंसर, इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। Economic growth in high income countries have seen childhood obesity. Again, this is a big issue. The 1990s saw a significant rise in real GDP per head in the US with only a relatively small increase in the GC. अगर जीनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अगेन दिस इज नॉट द राइट आंसर। जीनी कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ना, जीसी जितना हाई होता है उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, जितना कम होगा उतनी कम इनइक्वालिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, What is not included in the national income account? So national income की जब कैलकुलेशन करते हैं, the only thing which is not included is the transfer payment, right? Because ये वो होती हैं जिसमें there is no output is produced in return. It arises from non-productive activities. No service in return. So A is the right answer. A gift by a parent to a daughter as a deposit on an apartment. This is a transfer payment. सही है। Earnings of जैसे unemployment benefits, pensions, ये भी सब transfer payments होती हैं. They are not earned. अर्निंग्स ऑफ अ पार्ट टाइम वर्कर इन अ स्कूल डाइनिंग रूम, उसने कमाया है पैसा, रिटर्न में सर्विस दे रहा है। इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेविंग अकाउंट्स, अगेन दिस इज अर्नड। प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड बाय अ कंपनी टू फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन दिस इज अर्नड। तो 19 का ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अ गवर्नमेंट विशेस टू अट्रैक्ट एफडीआई टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ इट्स इकोनॉमी. What is most likely to encourage this? Improved health and safety standards for workers. This will discourage them क्योंकि इससे उनकी एक्सपेंस बढ़ेगी। इंक्रीज इम्पोर्ट कोटास, अगर इम्पोर्ट कोटास आप बढ़ा दोगे, इम्पोर्ट कोटास आप अगर बढ़ा दोगे, तो इससे आपकी इम्पोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो हो सकता है इससे जो है वो डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाए, क्योंकि कोटास होते हैं फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, अगर आप फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स को बढ़ा दोगे, देखो बढ़ा जैसे बढ़ाने का मतलब क्या है, ये हमेशा ना कंफ्यूज करता है बच्चों को। 500 गाड़ियां अगर लिमिट है ऑफ इम्पोर्ट्स, अगर मैं कहता हूं मैंने इस लिमिट को बढ़ा दिया, इसका मतलब अब 500 की जगह 1000 गाड़ियां इंपोर्ट होंगी। जब इंपोर्ट बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड कम होगी। व्हाई द हेल वुड एफडीआई इन्वेस्ट इन योर कंट्री, अगर वहां पर इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और लोग डोमेस्टिकली चीजें नहीं खरीद रहे। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, बिजनेस एक्टिविटी इंप्रूव होगी, बिजली का निजाम, पानी का निजाम, इंटरनेट, ये सारी चीजें बिजनेस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीजें आती हैं जो बिजनेस एक्टिविटी को आसान करती हैं। अब अगर आप स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो ना, तो दिस विल मेक इट इजियर फॉर देम टू ऑपरेट। मिनिमम वेज को अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे, इससे वेजेस बढ़ जाएंगी। अगेन एफडीआई विल बी डिस्करेज्ड, व्हाई? बिकॉज द वर्कर्स विल बी मोर एक्सपेंसिव, दे वुड नॉट एंटर अ कंट्री जहाँ पर वेजेस बहुत ज्यादा हैं, वो तो ढूंढते ही लो वेज इकोनॉमी है।
20 का आंसर सही है। Question number 24, which indicator is least likely to be used when measuring the comparative economic development of a country? अब comparative economic development of a country मुझे देखनी है, तो adult literacy rate में देखूंगा, जाहिर है डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की आ जाती है सारी बात। हाँ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी देखूंगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है सी और डी में, तो सी इज अ बेटर आंसर। वाई? बिकॉज मतलब सी होगा, बेटर आंसर नहीं कह रहा, मतलब सी होगा, आप देखोगे, क्योंकि इसमें पर हेड आ रहा है, पर हेड आ रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन ऑलरेडी कंसिडर हो चुकी है, तो फिर ये नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। लीस्ट लाइकली जो इंडिकेटर होगा ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो साइज ऑफ द पॉपुलेशन होगा। क्यों? अगर आपने लेवल ऑफ रियल जीएनपी पर हेड ऑलरेडी देख लिया है, तो व्हाई वुड यू सी द साइज ऑफ द पॉपुलेशन? मतलब अगर आप ये देखो, जब मैंने पहले ये एक बार पेपर कराया था ना, तो मैंने यहाँ पर एक चीज चिपकाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ये आपको काम आएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मतलब ऐसी बहुत चीजें हैं जो देखी जाती हैं डेवलपमेंट में। ये देखो जरा, ये चीजें हैं जो कंपैरेटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखते हो। अगर आपने जीडीपी पर हेड देख लिया या जीएनपी पर हेड देख लिया ना, फिर आपको अलग से पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं है। इसी लॉजिक से ये क्वेश्चन हो रहा है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन पॉपुलेशन थ्रू पर हेड वाले चीज। क्वेश्चन नंबर 22, which term is given to the short term unemployment when people are changing jobs? So basically in between jobs, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं इसको। दिस इज फ्रिक्शनल। सिक्लिकल का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, सीजनल का मतलब है सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वॉलंटरी नॉर्मली तब होती है जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पावर्टी ट्रैप का शिकार हो जाता है बंदा। 23, क्वेश्चन नंबर 23, द टेबल शोज डेटा फॉर एन इकोनॉमीज लेबर मार्केट, व्हाट इज द इकोनॉमीज परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट रेट टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट रेट चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए मैं पहले अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकाल लेता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर आ जाएगा तो उसको 100% में से माइनस कर देंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अनएम्प्लॉयमेंट इससे मुझे दी भी है, नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एज हु आर एक्टिवली सीकिंग वर्क बट आर नॉट वर्किंग, तो 2.2 मिलियन इज द अनएम्प्लॉयड पीपल, राइट? तो अनएम्प्लॉयड पीपल आर 2.2 मिलियन। अब लेबर फोर्स चाहिए। अब इससे मुझे नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज तो मुझे दे दिए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो वर्किंग एज के हैं, ठीक है, पर ये लेबर फोर्स नहीं है, लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड आते हैं। अब इसने मुझे ये भी बता दिया नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज हु आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क। इफ यू आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, आप लेबर फोर्स का पार्ट नहीं हो, बिकॉज यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, यू आर अ रिटायर्ड पर्सन, सही है, तो वो तो खैर वर्किंग एज में आएगा ही नहीं। यू आर अ प्रिजनर, यू आर अ डिसेबल्ड पर्सन, या आप खुद वॉलंटरी काम नहीं करना चाह रहे, सही है, इसको माइनस करेंगे, इसको वर्किंग एज पॉपुलेशन में से माइनस करेंगे तो लेबर फोर्स आ जाएगी। तो आप 42.7 में से 9.4 लोग, वो लोग जो एक्टिवली सीख नहीं कर रहे जॉब, इनको माइनस कर दोगे ना, तो आपके पास लेबर फोर्स आ जाएगी, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो क्या मुझे कोई बता सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या आ रहा है? व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 2.2, 42.7 माइनस वो क्या होता है? 9.4, 33.3, तो 2.2 डिवाइडेड बाई 33.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे मेरे पास रफली आंसर जो है ना वो 6.6% आ रहा है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये क्या है? ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब इससे मुझसे एम्प्लॉयमेंट रेट पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, 100% में से जो कि पीपल ऑफ एम्प्लॉयड हैं, उनको माइनस, उसको माइनस कर दूंगा 6.6% से, तो मेरे पास आंसर रफली जो है टू द होल नियरेस्ट होल नंबर 95 आएगा। तो डी इज द राइट आंसर, जिधर उसने मुझे एम्प्लॉयमेंट पूछी थी। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, माइनस करना जरूरी है ना, क्योंकि इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में ये 9.4 ऐड हुआ है, क्योंकि ये तो सारे पीपल ऑफ वर्किंग एज है ना, ये तो इसने बाद में बताया कि ये पीपल ऑफ वर्किंग एज में से ये ऐसे लोग हैं जो कि काम ही नहीं ढूंढ रहे, तो इस 9.4 को तुम इसमें से माइनस करोगे तब तुम्हारे पास लेबर फोर्स आएगी, वरना आंसर गलत होगा आप।
तभी तो इसने बेटा नियरेस्ट होल नंबर लिख के दिया हुआ है। आपका तरीका गलत है ना, आप जिस तरीके से कर रहे हो आपका शायद आंसर तो आ जाएगा, पर आपकी लॉजिक गलत है। कोई दूसरा एमसीक्यू आएगा तो आप फंस जाओगे। सही है, तो यू हैव टू माइनस 9.4। सही है। क्वेश्चन नंबर 24, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी का बढ़ना is claimed by some harm to the environment, ठीक है, which outcome would not harm the environment? The greater mobility of workers resulting from increased vehicle ownership, इससे external cost बढ़ेगी। The increased levels of income that reduce the fertility rate and family size, this is the right answer, क्योंकि इससे जो है वो आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में हार्म कम हो जाएगा। द रीलोकेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जाहिर सी बात है एक्सटर्नल कॉस्ट होती है मशीनरी वगैरह में। द यूज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू एक्सेस प्रीवियसली अनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज, आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगेन दिस इज हार्म टू द एनवायरनमेंट। तो 24 कहाँ से विल बी पी। सही है। Question number 25. The diagram shows an increase in both aggregate demand from 81 to 82 and aggregate supply, which shows the output gap. Output gap is the difference between actual and potential. तो AD मेरा राइट पर शिफ्ट हो गया, तो ये मेरा AD है, ये मेरा AS है, ठीक है। तो दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम, ये मेरा एक्चुअल है, और जाहिर है ये मेरा पोटेंशियल है, क्योंकि ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है। तो दिस इज माय YF। तो Y3 Y4 मेरा आउटपुट गैप है, तो D इज द राइट आंसर। सही है। तो मसला, क्योंकि AS भी बढ़ रहा है AD भी बढ़ रहा है ना, तो दोनों राइट पर जाते हैं, जब दोनों बढ़ते हैं तो राइट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेटमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद द कीनेसियन इकोनॉमिक थ्योरी। अगेन मैंने बोला था मैं आपको एक वॉइस नोट भेजूंगा, मैं भेजना भूल गया था, ये बहुत आते हैं एमसीक्यू। अब मेरे ख्याल में इतने नहीं आ सकते, 2023 में से ना कीनेसियन मॉनेटर्स का रोल बहुत कम कर दिया है, पर आएंगे अभी भी, ऐसा नहीं है कि सिलेबस चढ़ गया है वो, अभी भी है। अ चेंज इन द मनी सप्लाई इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये मॉनेटरिस्ट भाई साहब ने बोला था। When unemployment falls below its natural rate, there is an upward pressure on prices, ये भी आपके जो है वो मॉनेटरिस्ट भाई साहब ने बोला था। टोटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी अफेक्ट रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन की जितनी भी थ्योरीज थी ना वो सब कीनेसियन की थी, क्योंकि मॉनेटरिस्ट तो बिलीव भी लॉन्ग रन में करता था। ठीक है। कीनेसियन तो ये कहते थे इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, वो लॉन्ग रन पे भरोसा ही नहीं करता था, ऐसा नहीं है मना नहीं करता था, पर कहता था भाई शॉर्ट रन में भी थ्योरीज होती हैं। वेजेस एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, सो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज रिटर्न टू इक्विलिब्रियम रेट, ये भी आपके जो है वो मॉनेटरिस्ट भाई साहब ने बोला था, मिल्टन फ्रीडमैन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे। 26 का आंसर बिल्कुल सही, ये प्योर थियोरेटिकल चीज है, वो आप सुन लेना आपको समझ आ जाएगा। In a closed economy with no government sector, the multiplier shows the impact of a change in, तो multiplier का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो चेंज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? C+I+G तो नहीं है, X-M शायद होगा। कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट नो, इन्वेस्टमेंट ऑन नेशनल इनकम यस, क्योंकि इसके चेंज होने से इस पे क्या अफेक्ट आ रहा है? नेशनल इनकम ऑन कंजम्पशन, नेशनल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नहीं हो सकता। ये क्या है, ये कोई बता सकता है? ऑप्शन डी क्या है? नेशनल इनकम के चेंजेस इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट लेके आ रहे हैं, ये क्या होता है? याद है किसी को? नेशनल इनकम के चेंजेस इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट लेके आते हैं, ये याद है किसी को? बताओ, मुश्किल सवाल नहीं पूछा है। चेंजेस इन नेश एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, यस, ये एक्सेलरेटर प्रिंसिपल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, इन ईयर वन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई आर ईच इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। इन ईयर टू कंट्री एक्स एन एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, कंट्री एक्स जो है वो एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है, raises the price of its oil which increases its foreign earnings by 500 million, तो plus 500 million, half of which is deposited with the banks of country Y, तो minus 250 million, क्योंकि आधा पैसा country Y की बैंक में रख दिया। Country Y is an important buyer of X oil and the price increases its foreign expenditure by 400 million, तो minus 400 million
पर प्लस 250 मिलियन उसको वहां से भी मिल रहे हैं। मतलब अगर आप वापस पढ़ो सवाल, तो 500 मिलियन से एक्स की अर्निंग बढ़ी तो प्लस 500, पर आधा पैसा उसने वाई के बैंक में डाल दिया तो -250, यहाँ वहाँ तो यहाँ +250 हो गया। फिर इसने बाद में ये बताया कि वाई का 400 मिलियन से खर्चा बढ़ गया है तो -400। अगर मैं नेट अमाउंट यहाँ पर निकालूं तो +250 मिलियन एक्स का होगा, -150 मिलियन जो है वो वाई का होगा। सी इज द राइट आंसर। समझ आया? पढ़ने में बहुत मुश्किल लगेगा पर सवाल बहुत आसान है ये, तो गौर से पढ़ोगे ना आराम, 1.25 घंटा एक वजह से 1.25 घंटा देते हैं ये। घुमा फिरा के बहुत पूछेंगे पर चीज सिंपल ही होगी। What does the Laffer curve show in MCQ number 29? What does the Laffer curve show? तो Laffer curve बड़ी सिंपल सा कर्व होता है अगर आपको याद हो। दिस इज द टैक्स रेट आता था यहाँ पे, वाई एक्सिस पे टैक्स रेट आता था ना। एक मिनट, ब्लैंक हो गया हूँ एक मिनट। टैक्स रेवेन्यू आता था, सॉरी। तो ये टैक्स रेवेन्यू आता था, यहाँ पर टैक्स रेट आता था। तो ये लेफर कर्व होता है, याद है कि इनिशियली जब आप टैक्स रेट बढ़ाते हो तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। दिस इज द ऑप्टिमम टैक्स रेट। तो ये दिस इज द ऑप्टिमम टैक्स रेट। फिर इसके आगे जब तुम टैक्स रेट लेके जाओगे ना तो टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगी। तो रिलेशन बिटवीन व्हाट, अब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशन होता है वो तो फिलिप्स कर्व होता है। इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ये आंसर सी होगा। द रिलेशन बिटवीन हाउ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्सेज, दिस इज द पीपीसी। तो 29 का आंसर इज सी। सही है। क्वेश्चन नंबर 30। The table shows key macroeconomic indicators for 4 countries in 2018. What can be concluded from the table? Countries with current account surpluses had low unemployment rates. So current account surplus इसका है और इसका है, पर आप देख लो इनके अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बहुत ज्यादा हैं, तो ये नहीं हो सकता। कंट्रीज हैड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स हैड हाई इन्फ्लेशन रेट। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इसका है और इसका है, पर इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखो यहाँ पर इतने नहीं है, बहुत ज्यादा कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। कंट्रीज विद लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, भाई जिसका लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उनकी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। यस, सिंपल सी बात है। तो ये तो नो है, ये भी नो है, बट दिस इज द यस। और एंड में कह रहा है कंट्रीज विद पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, एक ये सारी कंट्रीज है जिनका पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, हैड करंट अकाउंट डेफिसिट्स। नो, ओनली दिस कंट्री हैड अ करंट अकाउंट डेफिसिट। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 30 का आंसर सी होगा। ये प्योर एक बच्ची के एनालिसिस के ऊपर होती है, उसकी आंखें कैसी हैं, वो सवाल पढ़ता कैसा है। हालांकि कुछ इसमें मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सरप्लस का मतलब पॉजिटिव होगा, सही है, ये आपको पता होना चाहिए। डेफिसिट का मतलब नेगेटिव होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लो होगा या नेगेटिव होगा तो वो माइनस में भी हो सकता है या बहुत कम भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब प्लस का साइन है, रियल जीडीपी बढ़ रहा है। बड़ी बेसिक सी बात है। क्लियर है, कोई मसला है यहाँ पे? तो दिस वाज मार्च 22। तो मार्च 22 में जो है वो हमारे पास 23 पे ए है, 21 पे बी है, 19 पे सी है, 16 पे डी है, 12 पे ई है, एंड बिलो 12। सही है। क्या ग्रेड आया बेटा? वो अनचेंज ना, उसमें तो रियल जीडीपी अनचेंज है, नो चेंज।